नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309697523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप लोगों का बेहद स्वागत है। हम देखिए यूपी पीसीएस के एग्जाम के लिए टेस्ट पेपर को डिस्कशन कर रहे हैं। आज की जो वीडियो है इसमें हम सेक्शनल टेस्ट एनवायरनमेंट को डिस्कस करेंगे, जिसमें 100 क्वेश्चंस एनवायरनमेंट से रिलेटेड होंगे, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आपके एनवायरनमेंट के रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एक तरीके से जो एनवायरनमेंट का पूरा पोर्शन है जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, वहां से हमने जो है प्रश्नों का एक सेट तैयार किया है। अगर आप 100 के 100 क्वेश्चन अभी इस वीडियो में सुन लेते हैं ध्यान से, तो वो पूरा का पूरा जो आपका सिलेबस है एनवायरनमेंट का, वो रिवाइज हो जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले देखिए, अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ये कंप्लीटली फ्री है और यहाँ पर बहुत सारे जो है पिक्चर्स, पीडीएफ, क्विज जो है हम लोगों के द्वारा टाइम टू टाइम अपलोड किए जाते हैं, जो आपको आपके एग्जाम की रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। इसके अलावा देखिए बहुत सारे फैक्ट ऐसे होते हैं जो तैयारी के समय जनरली हम लोगों से छूट जाते हैं, और यूपी पीसीएस की जो परीक्षा है वो देखिए इसी तरह के फैक्ट्स को पूछने के लिए जानी जाती है। तो अगर आप उनको भी पढ़ लेंगे तो वो जो 4-5 क्वेश्चन हमारे छूट जाते हैं वो भी आपके हो जाएंगे, और यही 4-5 क्वेश्चन कट ऑफ में देखिए आपको आगे निकालते हैं। इसके अलावा अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के जो टेस्ट वीडियोस हैं और इसके अलावा जो कंटेंट को लेकर पापा वीडियोस, जिसके लिए हमारा चैनल बहुत फेमस भी है, वो टाइम टू टाइम अपलोड होते रहेंगे और आपको देखिए काफी मदद उन सब से मिलती रहेगी। इसके अलावा हमारा जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज वाला की अकेडमी है, इसमें देखिए पेड ग्रुप्स भी चलाए जा रहे हैं। इन पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करके आप अपने एग्जाम की एक बहुत बेहतरीन तैयारी जो है कर सकते हैं, क्योंकि सारा कंटेंट जो है हमारे द्वारा आपको अवेलेबल कराया जाता है। आप हमारे टेस्ट सीरीज से भी समझ गए होंगे, हमारा कंटेंट जो है बड़ी टॉप नॉच क्वालिटी का होता है, और बिलीव करिए अगर आप उसको अच्छे से पढ़ते हैं, बार बार रिवाइज करते हैं, तो एग्जाम में आपको समस्या नहीं आनी चाहिए। कंटेंट और टेस्ट सीरीज ये हमारे द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी, पढ़ाई आपको करनी है। अगर वो आप अच्छे से करते हैं तो एग्जाम जो है क्रैक होने की बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एनवायरनमेंट का ये पेपर होने वाला है। पहला प्रश्न एक नेशनल पार्क से संबंधित है। पूछा गया है कौन सा नेशनल पार्क 2 से ज्यादा जिलों में जो है फैला हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज स्प्रेड ओवर मोर देन 2 डिस्ट्रिक्ट्स। एक एक करके देखते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये देखिए कहां पर है, लखीमपुर खीरी में। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल, ये इन 2 जिलों के अंदर है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये देखिए उत्तरकाशी में है। अगर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये कहां पर है, देहरादून में है। इसके अलावा देखिए जो पौड़ी गढ़वाल वाली डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी इसका हिस्सा है, और हरिद्वार में भी इसका हिस्सा है। तो आप यहाँ से समझ गए होंगे 3 जिलों के अंदर ये राष्ट्रीय पार्क जो है फैला हुआ है, और यही हमसे पूछा गया है कि मोर देन 2 डिस्ट्रिक्ट, तो यही जो है आपका आंसर हो जाएगा डी, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान रखिएगा कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर आती है। सबसे पहले देहरादून है, दूसरी पौड़ी गढ़वाल है, और तीसरी हरिद्वार है। अगर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो लखीमपुर खीरी। अगर हम बात करें कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की तो कौन सा हो जाएगा, नैनीताल। ठीक है, गंगोत्री की बात करें तो ये कौन सा हो जाएगा, उत्तरकाशी। इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में ध्यान रखिएगा नैनीताल भी है, और साथ में क्या है आपका, पौड़ी गढ़वाल भी है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। पूछा गया है कि गलत विकल्प का चयन आपको करना है। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य का कौन सा 5वां उद्यान है। रायमोना नेशनल पार्क इज 105th नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। ठीक है, 105th जो है। पहली स्टेटमेंट तो ये है, क्या ये स्टेटमेंट सही है, तो जी नहीं, ये गलत है, क्योंकि जो रायमोना नेशनल पार्क है वो असम का, जो भारत का है, वो 6ठा राष्ट्रीय उद्यान है। फिर देखिए पूछा गया है कि राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य के कोकराझार जिले में स्थित है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है, रायमोना नेशनल पार्क है, ये असम में लोकेटेड है, और असम में कहां पर है, जो आपका कोकराझार डिस्ट्रिक्ट है। क्योंकि हमारा केवल सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि गलत पूछा गया है, ए। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। पूछा गया है दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान भारत का कौन सा नेशनल पार्क है? तो देखिए दिहिंग पटकाई ये असम में अवस्थित एक नेशनल पार्क है। कहां पर है? असम में अवस्थित है। असम का कौन से नंबर का नेशनल पार्क है? तो 7वें नंबर का नेशनल पार्क है। और अगर भारत की बात करें तो दिहिंग पटकाई 106वां राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, कौन कौन से जिलों में फैला हुआ है? तो असम का जो डिब्रूगढ़ है और तिनसुकिया जिला है उसमें ये फैला हुआ है। अब चलते हैं देखिए प्रश्न पर। पहला प्रश्न था कि ये भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो 106। पूछा गया है दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान असम के किन दो जिलों में फैला हुआ है? तो एक डिब्रूगढ़ में और दूसरा तिनसुकिया में। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। पूछा है असम राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 3 जिलों गोलाघाट, नागांव और सोनितपुर में फैला हुआ है? देखिए सबसे पहला है दिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहां कहां पर है? तो ये दारांग में है और सोनितपुर में है। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये देखिए गोलाघाट में फैला हुआ है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा नगांव में ये फैला हुआ है। ठीक है, इसके अलावा सोनितपुर में ये फैला हुआ है। ठीक है, जो प्रश्न पे पूछे गए हैं तीनों। मानस राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये देखिए आपका कहां पर है? बारपेटा में है। और इसके अलावा कहां पर है? जो आपका बोगई गांव है वहां पर है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये देखिए चर्चा में भी है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। करंट की न्यूज बनती है क्योंकि हाल ही में गवर्नमेंट ने एक फैसला लिया है कि इस नेशनल पार्क के नाम के सामने से जो राजीव गांधी नेम है इसको हटा दिया जाएगा और इसको औरंग नेशनल पार्क के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो ये जो औरंग या फिर राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान है ये कहां कहां पर है? तो देखिए दारांग और साथ में जो सोनितपुर है, ठीक है, वहां पर ये अवस्थित है। 2 जिलों में है। क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है कि गोलाघाट, नागांव और सोनितपुर में कौन फैला हुआ है? तो देखिए ये है आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान। सी जो है ये है आपका काजीरंगा जो है राष्ट्रीय उद्यान। बी जो है आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। सही विकल्प का आपको चयन करना है। इंटांकी नेशनल पार्क ये कहां पर है? तो देखिए जो इटांकी राष्ट्रीय उद्यान है ये है नागालैंड में। उसके बाद सिरोही राष्ट्रीय उद्यान ये है आपका मणिपुर में। ठीक है, तो कहां पर है सिरोही? तो ये मणिपुर में है। इटांकी की बात करें तो ये कहां पर है? नागालैंड में है। ठीक है, इसके बाद देखिए मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? ये देखिए मिजोरम में है, तो सही मैच है। उसके बाद नॉकरेक राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है? तो ये देखिए मेघालय में अवस्थित है। ठीक है, तो सही विकल्प पूछा गया है, सही केवल एक ही है मिजोरम, जहां पर मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान है। सी हमारा उत्तर हो जाएगा। चलते छठे प्रश्न की ओर। पूछा गया है जैव मंडल आगार। देखिए यहाँ पे जैव मंडल रिजर्व, आप ध्यान रखिएगा, ज्यादा आसान होता है रिजर्व वर्ड याद रखना। और जैव मंडल को बोलते हैं बायोस्फीयर। तो पूछा गया है कि कौन सा बायोस्फीयर 2009 में भारत में यूनेस्को द्वारा जो संरक्षित प्रोटेक्टेड बायोस्फीयर रिजर्व सूची है उसमें शामिल नहीं किया गया था। आइए एक एक करके तीनों के बारे में, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, इनके बारे में समझते हैं। तो देखिए जो पंचमढ़ी जैव मंडल रिजर्व है या पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है ये 2009 में जो है यूनेस्को की प्रोटेक्टेड लिस्ट में शामिल किया गया था। उसके बाद नॉकरेक जैव मंडल रिजर्व की अगर मैं बात करूं तो ये भी 2009 में ही शामिल किया गया था। सिमलीपाल जैव मंडल रिजर्व की अगर बात की जाए तो ये भी 2009 में ही किया गया था। अचना कमार अमरकंटक जैव मंडल जो रिजर्व है, देखिए ये 2012 में जो है यूनेस्को की इस प्रोटेक्टेड बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया गया था। तो यही देखिए यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 2009 में पंचमढ़ी, नॉकरेक, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को की लिस्ट में गए थे और 2012 में अचना कमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व जो है शामिल हुआ था। 7वां प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व भारत में यूनेस्को संरक्षित बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में अधिसूचित होने वाला पहला जैव मंडल रिजर्व था। देखिए जो नीलगिरी बायोस्फीयर क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात कर रहे हैं। हाँ मैं आपको ठीक बता रही थी। जो नीलगिरी जैव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व है इसको शामिल किया गया था 2000 में। ठीक है, कब किया गया था? 2000 में। उसके बाद मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, और नीलगिरी जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है ये भी कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ये किया गया था देखिए 2001 को। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व जो कहां पर है? ये देखिए पश्चिम बंगाल में, ये भी 2001 में शामिल किया गया था।
नंदा देवी जैवमंडल बायोस्फीयर रिजर्व की अगर बात करें, ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। इसको 2004 में देखिए शामिल किया गया था। तो यहाँ से देखिए सबसे पहला कौन सा है? 2000 वाला। तो उत्तर हो जाएगा नीलगिरी जैवमंडल आकार। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। पूछा गया है कि निम्नलिखित बायोस्फीयर रिजर्व्स को कब उनकी अधिसूचना को देखिए अधिसूचित किया गया था। इसके वर्ष के आधार पर अवरोही क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। ठीक है। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, इसको कब अधिसूचित किया गया? 2013 में। ठीक है। कब? 2013 में। उसके बाद जो अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, इसको कब अधिसूचित किया गया था? ये देखिए 2016 में। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो 2018 में, और अगर पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व करें तो थोड़ा लेटेस्ट है 2020 में। अब देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर है। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, नाम से ही पता चल रहा है ये ग्रेट निकोबार में है। अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व, ये देखिए केरल और तमिलनाडु 2 राज्यों में फैला हुआ है। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो जो उत्तर और पश्चिम सिक्किम जिला है उसका ये हिस्सा है। अगर पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है। अब इनको असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम लगाएं तो हमारा जो आंसर है वो कौन सा निकल कर आ जाएगा? सी हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के जो है वो किस राज्य में नहीं फैला हुआ है? ठीक है। अब देखिए पूछा गया है कि जो नीलगिरी जैवमंडल आगार है वो किस राज्य में नहीं फैला हुआ है। पहले हम जान लेते हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व किस किस राज्य में फैला हुआ है। तो देखिए केरल में भी ये फैला हुआ है, कर्नाटक में भी ये फैला हुआ है, और तमिलनाडु में भी ये अवस्थित है। ठीक है। तो इसका मतलब जो ये 3 राज्य हैं ये तो आंसर में नहीं आएंगे। ठीक है। दूसरा पूछा गया अचनाकमार अमरकंटक जैवमंडल रिजर्व, ये किस राज्य में नहीं फैला हुआ है? देखिए अचनाकमार अमरकंटक जो है ये कहाँ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, एमपी में, और इसके अलावा छत्तीसगढ़ में। ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमारा उत्तर निकल कर क्या आ जाएगा? सी हमारा उत्तर आ जाएगा कि आंध्र प्रदेश में देखिए नीलगिरी जैवमंडल बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, तो आंध्र प्रदेश आंसर हो जाएगा। और पूछा गया है अचनाकमार अमरकंटक जैवमंडल आगार किस राज्य में नहीं फैला हुआ है। तो देखिए यहाँ से जो प्रश्न है ना वो पूछा जाना चाहिए कि किस में फैला हुआ है। तो मध्य प्रदेश में भी फैला हुआ है और छत्तीसगढ़ में भी फैला हुआ है, तो ए और बी दोनों ही इसके आंसर हो जाएंगे। तो एक करेक्शन क्वेश्चन में कर लीजिएगा कि किस राज्य में फैला हुआ है, ये यहाँ पर आएगा। ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की। पूछा गया है कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व का क्षेत्रफल सबसे कम है, लोवेस्ट जो है आपसे पूछा गया है। ठीक है। तो बात करते हैं इसके बाद कि जो आपका पंचमढ़ी है, पंचमढ़ी, इसका लगभग कितना क्षेत्रफल है? तो देखिए करीब ये 4926 है। कितने किस में है? ये वर्ग किलोमीटर में। कंचनजंगा की बात करें तो ये 2619 वर्ग किलोमीटर है। अगस्त मिलाई तो 3500 वर्ग किलोमीटर है। और अचनाकमार अमरकंटक इनमें देखिए कितना है? तो ये 3835 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्योंकि स्मॉलेस्ट एरिया वाला पूछा गया है तो यहाँ से जो उत्तर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? कंचनजंगा हो जाएगा। 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं। लाल पांडा, ठीक है, ये कौन से बायोस्फीयर रिजर्व का मुख्य जीव है? ठीक है। तो लाल पांडा देखिए एक बार पिक देख लेते हैं, थोड़ा सा याद रखने में हमें इससे क्या होती है? आसानी होती है। जो आपका नोकरेक है वहां पर लाल पांडा जो है पाया जाता है। नोकरेक कहाँ पर है? मेघालय में। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न के दूसरे हिस्से पर। वह है डुगोंग, जिसको देखिए सी काऊ भी बोलते हैं। ठीक है, समुद्री गाय। वो कौन से बायोस्फीयर रिजर्व का मुख्य जीव है? तो एक बार इसकी भी पिक्चर को हम देख लेते हैं। ये सी गांव या डुगोंग की पिक्चर है, और ये कहाँ का मुख्य जीव है? तो मन्नार की खाड़ी। ठीक है, ये वहां का जीव है, और कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। ठीक है। अब चलते हैं अपने प्रश्न के उत्तर की ओर। हमने लाल पांडा की पिक्चर देख ली, कहाँ का है? नोकरेक का। हमने देखिए डुगोंग की पिक्चर देख ली, ये कहाँ का मुख्य जीव है? मन्नार की खाड़ी का। अब हम अपने प्रश्न का उत्तर निकालते हैं। प्रश्न में देखिए क्या पूछा गया था कि लाल पांडा किस बायोस्फीयर रिजर्व का मुख्य जीव है और डुगोंग किस बायोस्फीयर रिजर्व का मुख्य जीव है। हमने पिक्चर के माध्यम से समझा, तो इसका देखिए आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा देखिए कुछ यहाँ पर और दिए गए हैं, जैसे दिब्रू सिखावा दिया गया है। तो दिब्रू सिखावा जो रिजर्व है, जो आरक्षित क्षेत्र है, इसका देखिए मुख्य जीव जो है वो सुनहरा लंगूर है।
गोल्डन लंगूर भी जिसको बोलते हैं। इसके अलावा कोल्ड डेजर्ट की अगर मैं बात करूं तो जो हिम तेंदुआ है वो यहाँ का मुख्य जीव है। प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। लाल पांडा किस बायोस्फीयर रिजर्व का मुख्य जीव नहीं है? तो देखिए कंचनजंगा, नॉकरेक और साथ में जो आपका मानस है, ये आपके कहाँ पर नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है वहां के रिजर्व वाले एरिया पड़ते हैं। ये इन तीनों में ही देखिए लाल पांडा हमें दिखाई देता है। लेकिन जो ग्रेट निकोबार है देखिए इसका लाल पांडा से कोई संबंध नहीं है। हालांकि जो सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ग्रेट निकोबार में जो मुख्य जीव है वो होते हैं सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल, तो इसको ध्यान रखिएगा। क्या होते हैं? सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देती हूँ तो आपको क्या है कई बार नोट्स बनाने में इससे हेल्प मिल जाती है। बाकी तीनों के लिए कौन सा है? तो जो आपका रेड पांडा है ये इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न की बात करें तो डी आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं 13वीं की। पूछा गया है किस बायोस्फीयर रिजर्व का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? अभी हमने बात की थी कि स्मॉलेस्ट किसका है, अब हम बात कर रहे हैं सबसे ज्यादा किसका है। ठीक है, तो देखिए नॉकरेक का कितना है? तो ये है 820 वर्ग किलोमीटर। मानस की बात करें तो ये 2837 वर्ग किलोमीटर है। ग्रेट निकोबार की बात करें तो ये कितना है? 885। और दिब्रू सिखावा की बात करें तो ये देखिए 765 वर्ग किलोमीटर है। सबसे ज्यादा पूछा गया है तो मानस हमारा उत्तर हो जाएगा। 14वां प्रश्न, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। डे देखिए आपके सामने दिए गए हैं, आपको सही मैच करना है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे, ये 2 फरवरी को ही सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व घरेलू गोरैया दिवस, वर्ल्ड स्पैरो डे, तो देखिए 20 मार्च में सेलिब्रेट किया जाता है। आप लोगों ने एक बात नोटिस की होगी, जो गोरैया होती थी पहले गाँव और शहरों में बहुत आसानी से देखने को मिल जाती थी, लेकिन बहुत घरेलू ये पक्षी होता है, इसीलिए इसके नाम के सामने भी देखिए घरेलू गोरैया लिखा हुआ है। लेकिन आपने देखा होगा हाल के कुछ वर्षों में ये जो पक्षी है ये उतना नहीं दिखाई देता है, तो इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए देखिए काफी काम गवर्नमेंट कर रही है, और इसीलिए देखिए विश्व घरेलू गोरैया दिवस 20 मार्च को सेलिब्रेट भी किया जाता है ताकि लोगों में इसके बारे में अवेयरनेस फैले। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय वन दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये देखिए 21 मार्च को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर गलत विकल्प का आपको चयन करना है तो डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, सही बात है। उसके बाद विश्व बाघ दिवस, वर्ल्ड टाइगर डे, तो 29 जुलाई, ये भी ठीक है। उसके बाद विश्व गेंडा दिवस यानी कि वर्ल्ड राइनोसोरस डे 22 सितंबर, ये भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सभी ठीक है, कोई भी गलत नहीं है, तो डी इनमें से कोई भी नहीं जो है हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, तो डी को हम मार्क कर देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। कुछ इंस्टीट्यूट दिए गए हैं, वो कहाँ पर एस्टैब्लिश किए गए हैं ये आपको बताना है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये तो आसान है, हम सबको पता है कहाँ पर है, ये देखिए देहरादून में है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। उसके बाद एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, देखिए एरिड है यानी कि सूखे से संबंधित कुछ बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप गैस कर सकते हैं ये हमारा जो राजस्थान वाला एरिया है वहां कहीं होगा, तो सही बात है, ये कहाँ पर है? जोधपुर में है। ठीक है, इसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पर है? तो ये देखिए बैंगलोर में ही है, सही बात है, क्योंकि गलत विकल्प का चयन करना है, पहला और दूसरा गलत थे तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये जोधपुर में है। 17वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सही विकल्प का आपको चयन जो है करना है। पूछा गया है इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये कहाँ पर है? तो ये देखिए कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में, सही बात है। उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग, ये कहाँ पर है? ये देखिए कोयम्बटूर में है, ठीक बात है। इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी, ये देखिए कहाँ पर है? ये रांची में है। ठीक है, कहाँ पर है? रांची में है, तो इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि सही विकल्प पूछा गया है, पहला और दूसरा सही है, तो सी हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 18वां प्रश्न, कौन सा मिशन देखिए 2014 में शुरू किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। बात करें राष्ट्रीय सौर मिशन की, नेशनल सोलर मिशन की, ये न्यूज में भी है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। तो 2010 में इसको शुरू किया गया था। राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन, नेशनल मिशन फॉर एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, ये भी 2010 में ही शुरू किया गया था। राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट, ये कब शुरू किया गया था? 2010 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, ये 2014 में शुरू किया गया था, तो यहाँ से उत्तर भी क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन। 19वां प्रश्न, आपको सही विकल्प का चयन करना है।
राष्ट्रीय जल मिशन किसके अंतर्गत आता है? जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत, यानी कि नेशनल वाटर मिशन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के तहत आता है। राष्ट्रीय सौर मिशन, ठीक है, नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंदर ये आता है, यानी कि नेशनल सोलर मिशन जो है आपका रिन्यूएबल एनर्जी जो मंत्रालय है, मिनिस्ट्री है, उसके अंदर में आता है। राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन, यानी कि नेशनल मिशन फॉर अनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, ये किसके तहत आता है? ऊर्जा मंत्रालय के तहत ये आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन, ये देखिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, ठीक है, यानी कि जो आपका रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, ये उसके अंदर जो है आता है। प्रश्न में सही विकल्प का चयन करना है तो ए जो है हमारा सही विकल्प हो जाएगा। इस तरह का प्रश्न पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। 20वें प्रश्न की बात करते हैं। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है यूनाइटेड किंगडम में कहाँ पर है? कैम्ब्रिज में है, ठीक है। इसके बाद देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 20 जून 1922 को। तो अब यहाँ से प्रश्न का उत्तर निकाल लेते हैं, डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 21, सही विकल्प का चयन करना है। बंगाल राइनोसेरस प्रिजर्वेशन एक्ट ये कब आया? तो ये देखिए 1936 में नहीं, 1932 में आया था, यानी कि बंगाल राइनोसेरस प्रिजर्वेशन एक्ट आया 1932 में। असम राइनोसेरस प्रिजर्वेशन एक्ट 1954 में आया, ये ठीक है। सेंट्रल बोर्ड ऑन वाइल्ड लाइफ ये कब आया? तो 1952 में आया, ये भी ठीक है। सही विकल्प का चयन पूछा गया है, दूसरा और तीसरा सही है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं। देखिए कुछ अधिनियम दिए गए हैं, उनको आपको कालानुक्रमिक यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। सुखाचार अधिनियम, ईजमेंट एक्ट भी इसको बोलते हैं, ये आया था देखिए 1882 में, ठीक है। इसके बाद वन्य पक्षी संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड बर्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1887 में ये आया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, आसान है, 1972 में ये आया। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना यहाँ से आसान है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो डी इसका आंसर जो है, आई एम सॉरी, जो इसका आंसर हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। तो यहाँ से इसका उत्तर जो है हम निकाल लेते हैं। ऑप्शन नहीं दिया गया है, यहाँ पर आप कर सकते हैं कि डी ऑप्शन में पहले फर्स्ट, देन सेकंड एंड देन जो है थर्ड आएगा, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि पहले कौन सा आएगा? ईजमेंट एक्ट जो कि 1882 में आया, फिर कौन सा आएगा? वन्य पक्षी संरक्षण अधिनियम जो कि 1887 में आया, और फिर कौन सा आया? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो कि 1972 में आया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। देखिए पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल, यानी कि कौन सा जो है रामसर साइट जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ठीक है। तमिलनाडु राज्य के रामसर स्थल के बारे में प्रश्न में पूछा गया है। अष्टमुडी आर्द्र भूमि ये कहाँ पर है? तो ये देखिए केरल में है, ठीक है। उसके बाद बात करें ब्यास संरक्षण रिजर्व की, ये कहाँ पर है? ये देखिए पंजाब में है। भितरकनिका मैंग्रोव, भितरकनिका मैंग्रोव कहाँ पे है? तो ये उड़ीसा में है, ठीक है। तो इनमें से देखिए कोई सा भी जो है तमिलनाडु में नहीं है, तो इसलिए डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। पूछा गया है कौन सा रामस्थल भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में यानी कि नॉर्थ ईस्ट में देखिए कौन सी रामसर साइट अवस्थित है। अगर बात करें चंद्रताल की तो ये कहाँ पर है? ये देखिए हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। चिल्का झील की बात करें तो चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में है, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा दीपोर भील झील, तो ये कहाँ पर है? ये असम में है, ठीक है। पूर्वी कोलकाता आर्द्र भूमि ये कहाँ पर है? तो ये देखिए वेस्ट बंगाल में है। तो यहाँ से अगर हम प्रश्न का उत्तर निकालेंगे, नॉर्थ ईस्ट वाला पूछा गया है, तो सी जो है दीपोर भील झील हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। कौन सा पक्षी अभयारण्य यानी कि कौन सा बर्ड सेंचुरी जो है उत्तर प्रदेश राज्य के रायबरेली जिले में स्थित है, ठीक है। दूसरा पूछा गया है सेंडी पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। देखिए जो पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य है यह है गोंडा में। समन पक्षी अभयारण्य की बात करें तो ये है मैनपुरी में, ठीक है। इसके बाद समसपुर पक्षी अभयारण्य की बात करें तो ये रायबरेली में है। कौन सा रायबरेली में है? समसपुर वाला, ठीक है। उसके बाद क्या आया है? सेंडी पक्षी अभयारण्य, ये कहाँ पर है? ये देखिए हरदोई जिले में है। तो यहाँ से उत्तर निकाल लीजिए, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? बी हमारा आंसर हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन पूछा गया है किस राज्य में
शिवराजपुर ब्लू फ्लैग जो है बीच स्थित है। पहली बात तो हम ये समझते हैं कि जो ब्लू फ्लैग होता है ये होता क्या है। दरअसल ये एक सर्टिफिकेशन है, यानी कि किसी चीज को सर्टिफाई करने के लिए आप क्या है, या तो उसको कोई सर्टिफिकेट दे देते हैं या कोई उसको मेडल दे देते हैं, है ना, कुछ तो एक सिंबॉलिक चीज देते हैं ना। तो इसी तरह जो बीच होते हैं, जो ऐसे मरीना है या फिर जो बोट टूरिस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो कि बहुत अच्छे से काम कर रही है, इन्वायरमेंट को हार्म नहीं कर रही, स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही है, उनको सर्टिफाइड करने के लिए एक संस्था है जिसका नाम है फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन, FEE, फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन। ये क्या है, बीचेस को ब्लू फ्लैग से जो है सर्टिफाइड करती है। तो इसका मतलब जिसको भी ब्लू फ्लैग मिला हुआ है वो बीच कुछ स्टैंडर्ड्स को, कुछ प्रोटोकॉल को पूरा कर रहा है, निभा रहा है। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। पूछा गया है शिवराजपुर ब्लू फ्लैग बीच कहाँ स्थित है। तो ये देखिए, ये है शिवराजपुर गांव जो कि गुजरात के द्वारका जिले में है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, गुजरात। फिर पूछा गया है कप्पड़ ब्लू फ्लैग किस बीच राज्य में है। ठीक है, कप्पड़ ब्लू फ्लैग बीच कहाँ पर है। तो ये देखिए केरल राज्य का जो कोझिकोड जिला है वहां पर है। तो यहाँ से देखिए प्रश्न का उत्तर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, गुजरात और केरल। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में ऋषिकोंडा ब्लू फ्लैग बीच जो है स्थित है। तो ये ऋषिकोंडा कहाँ पर है, देखिए आंध्र प्रदेश का जो विशाखापत्तनम जिला है वहां पर ये स्थित है। इसके बाद पूछा गया है गोल्डन ब्लू फ्लैग बीच उड़ीसा राज्य के निम्नलिखित से किस जिले में है। ये है उड़ीसा के पुरी जिले में। तो यहाँ से देखिए हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, सी हमारा उत्तर हो जाएगा। दो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन का नाम जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि रिसेंट थी। एक तो मिला है कोवलम को जो कि तमिलनाडु में है, इसके बाद देखिए मिला है ये ईदन को। मैं दोनों की यहाँ पर देखिए नाम लिख देती हूँ। एक आपको मिला है कोवलम को, ठीक है, ये कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में है। इसके अलावा एक आपका मिला है ईदन को, और ये कहाँ पर है, ये पुदुचेरी में है। ठीक है, दोनों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं 28। पूछा गया है कासरकोड ब्लू फ्लैग बीच कर्नाटक राज्य के कौन से जिले में है। तो कासरकोड ब्लू फ्लैग बीच कर्नाटक राज्य का जो उत्तर कन्नड़ जिला है वहां पर स्थित है। उसके बाद पूछा गया पुदुबिद्री ब्लू फ्लैग बीच कर्नाटक राज्य के किस जिले में है। तो यह है उडुपी जिले में। ठीक है, तो यहाँ से जो प्रश्न का उत्तर है ये हो जाएगा 28। 29वें प्रश्न को देखते हैं। पूछा गया है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है 2021 में रामसर स्थलों की सूची में अधिसूचित किया गया था। देखिए कुछ जगह आपको दी गई है, आपको बताना है इनमें से कौन सा 2021 में नोटिफाई किया गया था एज अ रामसर साइट। तो अगर हम बात करें बखरी पक्षी अभ्यारण्य की, यानी कि बखीरा बर्ड सेंचुरी की, जो कि संत कबीर नगर जिले में है, तो ये रिसेंटली 2022 फरवरी में देखिए नोटिफाई हुआ था। सरसई नावर झील की बात करें तो ये देखिए 19 में नोटिफाई हुआ था, कहां पर है, ये इटावा में है। सुर सरोवर झील ये देखिए कहां पर है, आगरा में है, और ये कब नोटिफाई हुई थी, ये हुई थी 20 में। तो हमने देखा 21 वाला क्योंकि कोई भी नहीं दिया गया है इसलिए डी इनमें से कोई भी नहीं इसका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 30वें प्रश्न की। पूछा गया है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल 2021 में रामसर स्थलों की सूची में अधिसूचित नहीं किया गया था। इस बार पूछा गया है 21 में नोटिफाई होने वाला कौन नहीं था, वो आपको बताना है। अब देखिए बात करते हैं हैदर भूमि आर्द्र भूमि की। ठीक है, हैदरपुर आर्द्र भूमि यानी कि हैदरपुर वेटलैंड। तो ये कहां पर है, बिजनौर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है, और देखिए दिसंबर 2021 में इसको नोटिफाई किया गया था। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य की बात करें ये उन्नाव में है, और इसको देखिए 2019 में नोटिफाई किया गया था। कहां पर है, उन्नाव में है। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य की बात करें ये गोंडा में है, और इसको भी 2019 में नोटिफाई किया गया था। समन पक्षी अभ्यारण्य की बात करें तो ये है मैनपुरी में, क्योंकि देखिए ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि कौन कहां पर है, और इसको नोटिफाइड जो है 2019 में ही किया गया था। तो अब क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है 2021 में कौन नोटिफाई नहीं किया गया था, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि सेकंड, थर्ड और फोर्थ तीनों ही 2019 में नोटिफाई किए गए थे। अब बात करते हैं 31वें प्रश्न की। पूछा गया है
2019 में उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित कितने स्थलों को रामसर स्थलों की सूची में अधिसूचित किया गया था? और फिर पूछा गया है कि कौन सा स्थल ऐसे है जिसको 2020 में अधिसूचित किया गया था। तो देखिए, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य 2019 में, पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य 2019 में, समन पक्षी अभयारण्य ये भी 2019 में, समसपुर पक्षी अभयारण्य ये भी 2019 में, सैंडी पक्षी अभयारण्य ये भी 2019 में, और सरसई नवार झील ये भी देखिए 2019 में। तो टोटल कितने हो गए 2019 में? कितने स्थल हो गए? टोटल हो गए 6। क्या क्या नाम है उनके, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, एक तो आपका नाम है नवाबगंज, ठीक है। दूसरा क्या नाम है? ये है पार्वती अर्गा वाला। तीसरा कौन सा है? ये है आपका समन पक्षी अभयारण्य। चौथा कौन सा हो जाएगा? समसपुर हो जाएगा। मैं बार बार बता रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। पांचवा कौन सा है? सैंडी पक्षी अभयारण्य है। और सबसे लास्ट कौन सा है? तो सरसई नवार है। ये 6 के 6 2019 में नोटिफाई किए गए थे। इसके बाद देखिए, पूछा गया है कि कौन सा स्थल 2020 में अधिसूचित किया गया था। तो जो सूर सरोवर झील है, ठीक है, इसको 2020 में जो है नोटिफाई किया गया था। अब यहाँ से हमारा जो उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो सूर सरोवर झील है इसको कीठम झील के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, कीठम झील मतलब सूर सरोवर झील। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 32वां प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा रामसर स्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा रामसर स्थल है? यानी कि सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है यूपी में एरिया वाइज। फिर पूछा गया कौन सी रामसर साइट क्षेत्रफल की दृष्टि से, छोटी सी करेक्शन है, सबसे छोटा। इस बार ध्यान रखेंगे, एक बार बड़ा पूछा, एक बार छोटा पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्मॉलेस्ट से ही लिखा गया है। तो ऊपरी गंगा नदी ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े रामसर साइट है। कितना इसका एरिया है? तो करीब 266 वर्ग किलोमीटर है। सूर सरोवर झील ये देखिए राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा रामसर स्थल है। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 4.31 वर्ग किलोमीटर। यहाँ से बात करें तो सी जो है हमारा उत्तर हो जाएगा। 33वें प्रश्न की बात करते हैं। कौन सा मैंग्रोव वनस्पति स्थल उड़ीसा राज्य में स्थित है? महानदी कहाँ पर है? महानदी देखिए, ये उड़ीसा का जो मैंग्रोव वनस्पति स्थल है उसमें कौन कौन से है? महानदी है, ठीक है, देवीकोंडा है, इसके अलावा धामरा है। यानी कि तीनों के तीनों कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगर बात करें विखरोली की तो ये महाराष्ट्र का एक मैंग्रोव वनस्पति स्थल है। कहाँ का है? तो ये महाराष्ट्र का है। बाकी के तीनों कहाँ के हैं? तो ये देखिए आपके उड़ीसा के हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से प्रश्न का उत्तर क्या बन जाएगा आपका? तो पहला, दूसरा, तीसरा क्योंकि ठीक है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न, कौन सा मैंग्रोव वनस्पति स्थल तमिलनाडु राज्य में स्थित है? ये बताना है। तो देखिए तमिलनाडु राज्य में कौन कौन से हैं? तो मुथुकट है, मुथुपीट है, ठीक है, पुलिकट है और काजुवेली है। तीनों के तीनों कहाँ पे हैं? तमिलनाडु में है। अगर बात करें कन्नूर मैंग्रोव वनस्पति स्थल की तो ये देखिए केरल में है, ठीक है। तो यहाँ से सही प्रश्न का उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो क्योंकि सेकंड, थर्ड, फोर्थ ठीक हो जाएगा तो हमारा बी आंसर हो जाएगा। 35 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा मैंग्रोव वनस्पति स्थल आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? तो देखिए कोरिंगा, पूर्वी गोदावरी, एक सेकेंड, कोरिंगा, पूर्वी गोदावरी और कृष्णा तीनों के तीनों कहां पर आते हैं? आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर आते हैं। लेकिन जो पिच्चावरम है ये देखिए तमिलनाडु का एक मैंग्रोव वनस्पति स्थल है, ठीक है। पिच्चावरम इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, सिंपल हो गया। इसके बाद देखिए मैच द फॉलोइंग करना है, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। देखिए संबंधित मैंग्रोव वनस्पति स्थल दिए गए हैं, राज्य दिए गए। कुंडापुर ये कहाँ पर है? कुंडापुर देखिए कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद वेलदूर, वेलदूर कहाँ पे? ये महाराष्ट्र में ही है, सही हो जाएगा। खंबात की खाड़ी गुजरात में है, ये भी ठीक हो जाएगा। वेम्बनाड केरल में है, ये भी ठीक हो जाएगा। तो देखिए जो कुंडापुर है यही गलत दिया हुआ है क्योंकि ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है, यही हमारा उत्तर भी हो जाएगा। 7 क्वेश्चन,
पूछा गया है सही विकल्प का आपको चयन करना है। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड से संबंधित कुछ स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट है, इसकी स्थापना 1962 में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के अंतर्गत की गई थी। इट हैड बीन एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1962 अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। पहले इसका मुख्यालय कोलकाता में था। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी क्योंकि पहले जो इसका मुख्यालय था वो देखिए चेन्नई में था। फिर बताया गया है इसका मुख्यालय 2008 की शुरुआत में हरियाणा का जो फरीदाबाद जिला है उस फरीदाबाद जिले का जो बल्लभगढ़ है वहां पर स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, तो जो हेडक्वार्टर है वो मूव कर दिया गया बल्लभगढ़ इन फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इन अर्ली 2018। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, पहली और तीसरी स्टेटमेंट ठीक है, सी हमारा उत्तर हो जाएगा। तो अगर देखिए एग्जाम में कभी भी भारतीय पशु कल्याण बोर्ड यानी कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया से आपको कुछ भी स्टेटमेंट आती है तो आपको क्या याद रखना चाहिए। पहली बात, स्थापना की गई 1962 में, किस एक्ट के द्वारा की गई, पशु क्रूरता निवारण 1960 के माध्यम से। पहला मुख्यालय कोलकाता में था, अब कहाँ पे, हरियाणा बल्लभगढ़ फरीदाबाद। ठीक है, 39 क्वेश्चन 37 हो गया है। 38 क्वेश्चन को देखते हैं। पूछा गया है कौन सा निकाय भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण के पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत नहीं आता है और इसकी स्थापना कब की गई थी। यानी कि जो पूछा गया है वो पूछा गया बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में पूछा गया है। देखिए बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना की गई थी 1890 में और जिसका मुख्यालय है वो कहाँ पर है, वो कोलकाता में है। ठीक है, अब देखिए पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के अंदर आता है। अब अगर हम इसका उत्तर निकालें 38 का, तो देखिए जो इसका सी आंसर है वो हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि पहले क्या पूछा गया कि कौन सा जो है ऐसा है जो इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत नहीं आता। अब देखिएगा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसका एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो भारत सरकार तो बाय डिफॉल्ट इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा ना। तो भारत सरकार और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय दोनों ही ठीक है ना। फिर पूछा गया है कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1890 में की गई थी। तो यहाँ से इसका आंसर जो है सी निकल कर आ जाएगा। 39 क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान, इस बार जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में आपसे पूछा गया है। किसकी स्थापना जो है कब की गई थी और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो इसकी स्थापना की गई थी, देखिए ये की गई थी 1 जुलाई कब, 1916 को, भारत की आजादी से भी पहले। और अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो ये देखिए कोलकाता में है। यहाँ से प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 40वें प्रश्न की ओर चलते हैं। पवित्र उपवन, सेक्रेड ग्रूव्स भी इनको देखिए बोला जाता है। ये दरअसल अभी हाल फिलहाल चर्चा में थे तो इनसे प्रश्न बनने की संभावना भी है। तो पहले तो हम समझते हैं कि पवित्र उपवन या सेक्रेड ग्रूव्स होते क्या है। देखिए जंगलों के ऐसे पैचेस होते हैं जो स्थानीय समुदायों के द्वारा, जो लोकल कम्युनिटी होती है, ट्राइब्स होती है, उनके द्वारा क्या है, पवित्र माने जाते हैं। वो लोग इनकी पूजा भी करते हैं, इनकी कटाई नहीं करते। इन जो सेक्रेड ग्रूव्स होते हैं इनके क्या होते हैं, कुछ सांस्कृतिक या फिर धार्मिक जो है महत्व होते हैं और वहां की जो रीजनल कम्युनिटी होती है उसका मानना ये होता है कि ये बहुत पवित्र है, इनको छेड़ना नहीं चाहिए, इनकी कटाई नहीं करनी चाहिए, इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो देखिए पर्यावरण की एक संकल्पना के रूप में ये उभरा है कि इस तरह के जो सेक्रेड ग्रूव्स हैं जिनको कम्युनिटी के द्वारा प्रोटेक्ट किया जा रहा है ये हमारे इकोसिस्टम के लिए फायदा देते हैं, क्योंकि कम्युनिटी के लोग क्या कर रहे हैं, इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से पूरा जंगल जो है संरक्षित हो रहा है, वहां का जो आप कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी वो प्रिजर्व हो रहा है। तो सेक्रेड ग्रूव्स के बारे में ये कॉन्सेप्ट जो है इसको क्लियर रखिएगा। अब बात करते हैं कि देवारा कुडू निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। एक और चीज ध्यान रखिएगा, अलग अलग राज्यों में, क्योंकि देखिए रीजनल लेवल पर महत्व की बात है तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न वही पूछा गया है, देवारा कुडू ये किस राज्य में है, और पूछा गया है सरना ये किस राज्य में है। तो देखिए स्थानीय शब्द की हम बात कर रहे हैं तो सरना जो है ये एक स्थानीय शब्द है पवित्र उपवन के लिए, कहां पर, झारखंड में। इसी तरह देवारा कडू जो है ये स्थानीय शब्द है कहां पर, कर्नाटक में। तो यहां से हमारे प्रश्न का उत्तर क्या निकल कर आ जाएगा, ये आ जाएगा ए। अब 41वें क्वेश्चन की बात करते हैं। सही विकल्प का चयन करना है पवित्र उपवन के लिए स्थानीय शब्दों के बारे में। तो बात करते हैं, गोवा में इनको देवराय बोला जाता है, सही बात है। केरल में सारा कवि बोलते हैं, ये भी ठीक है।
जाहेरा जो है ये देखिए उड़ीसा में इनको बोला जाता है, सेक्टेड ग्रुप्स को उड़ीसा में जाहेरा बोला जाता है। ठीक है, सही विकल्प का चयन करना है, पहला और दूसरा ठीक हो जाएगा तो ए हमारा उत्तर हो जाएगा। 42 क्वेश्चन, गलत विकल्प का चयन करना है, सेम सेक्टेड ग्रुप्स के बारे में ही है। तमिलनाडु में इनको स्वामी शोला बोला जाता है, सही बात है। ठाकुरम्मा, ठाकुरम्मा देखिए इनको उड़ीसा में बोलते हैं ऐसा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ठाकुरम्मा कहाँ बोला जाता है, उड़ीसा में। उसके बाद सरहुली मंडेर, ये बिहार में बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देवगुड़ी, ये छत्तीसगढ़ में इनको कहा जाता है। क्योंकि गलत विकल्प का चयन करना था तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। पूछा गया है कौन से पवित्र उपवन मेघालय राज्य में स्थित है। तो देखिए यहां से बात करें, जो गम खाप है और साथ में जो मोहाक है, ये देखिए कहां पर है, ये जो है ये है आपके मणिपुर के अंदर। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, मणिपुर के अंदर है। उसके अलावा जो किंगला लिंग दो है, कीला कितांग है और कीला नियाम है, ये तीनों ही प्रकार के जो पवित्र उपवन है मेघालय में पाए जाते हैं। या हम कह सकते हैं कि मेघालय में इनको इस नाम से पुकारा जाता है। तो यहाँ से जो हमारा उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा, तो पहला दूसरा तीसरा देखिए कहाँ आ रहा है, ए में आ रहा है, ए हमारा आंसर हो जाएगा। 44 क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है किस पूर्वोत्तर राज्य में पवित्र उपवनों की संख्या सबसे ज्यादा है। असम में कितने हैं, लगभग 40 के अनुसार है। मणिपुर में देखिए काफी ज्यादा है, 365 है। मेघालय की बात करें तो 125 पवित्र उपवन है और सिक्किम में देखिए 56 पवित्र उपवन है। तो यहाँ से क्योंकि सबसे ज्यादा पूछा गया है तो बी हमारा आंसर जो है हो जाएगा। 45वें क्वेश्चन की बात करते हैं। गलत विकल्प का आपको जो है चयन करना है। जादेव पायेंग, इनको देखिए फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये सही बात है। सलीम अली, ये तो आसान है, बर्ड ऑफ इंडिया, इन बर्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जो है इनको ये फेमस है। राजेंद्र सिंह, ये वाटर मैन ऑफ इंडिया के रूप में फेमस है। क्योंकि तीनों ही सही है, कोई भी गलत नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, डी हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 46, सही विकल्प का चयन करना है। महेश चंद्र मेहता, देखिए ग्रीन एडवोकेट, ये सही बात है। CMS स्वामीनाथन, तो देखिए भारत में हरित क्रांति के जनक थे, ये भी ठीक है। रविंद्र कुमार सिन्हा, इनको डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा, रिवाइज कीजिएगा, याद कीजिएगा। पूछ लिया जाता है कि डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन फेमस है, 4 ऑप्शन आपको दे देगा। सही क्या हो जाएगा, रविंद्र कुमार सिन्हा हो जाएगा। तो सही विकल्प का चयन करना है, सभी सही है, तो सी हमारा उत्तर हो जाएगा। 47 क्वेश्चन की बात करते हैं। इस बार गलत विकल्प का आपको जो है चयन करना है। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, भारतीय पारिस्थितिकी के जनक यानी कि फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, सही बात है। उसके बाद देखिए नॉर्मन बोरलॉग, ये दरअसल हरित क्रांति, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है माने जाते हैं। कैलाश शांखला, ये द टाइगर मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, इसलिए फेमस है। तो यहाँ से क्योंकि गलत विकल्प पूछा गया है, दूसरा तीसरा दोनों गलत दिए गए हैं, तो ये हमारा जो है उत्तर हो जाएगा ए। तो ध्यान रखिएगा, नॉर्मन बोरलॉग किस लिए जाने जाते हैं, हरित क्रांति का जनक। और इसके अलावा जो कैलाश शांखला है, ये द टाइगर मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाने जाते हैं। 48वां क्वेश्चन, लोकसभा से राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, है ना, कितने सदस्यों की नियुक्ति जो है इसमें लोकसभा से की जाती है और कितने सदस्यों की नियुक्ति राज्यसभा से की जाती है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बॉडी है, प्रश्न आने की बहुत बड़ी संभावना है। अब थोड़ा सा इस बॉडी के बारे में समझ लेते हैं। देखिए जो हमारा इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है, पर्यावरण मंत्रालय है, उसके अंतर्गत इस नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की स्थापना हुई। किस एक्ट के तहत हुई, जो आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, इसके अंतर्गत हुई। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसीलिए इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी जो है बोला जाता है। ठीक है, चेयरपर्सन कौन होता है, तो जो पर्यावरण मंत्रालय के मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री, वो इसके चेयरपर्सन होते हैं। इसको पावर कहाँ से मिलती है बॉडी को, तो इसी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इसको जो है पावर मिलती है। अब बात करते हैं मेंबर्स की। तो देखिए लोकसभा से इसमें 2 मेंबर्स जो है लिए जाते हैं और राज्यसभा से इसमें 1 मेंबर लिया जाता है। इसके अलावा कुछ विशेषज्ञ लिए जाते हैं जो वन्य जीव संरक्षण, आदिवासी कल्याण आदि से संबंधित हो। तो अब उत्तर की बात करें तो ए हमारा उत्तर हो जाएगा। जितनी भी इंफॉर्मेशन इस बॉडी के बारे में मैंने आपको दी है उसको बहुत ध्यान से याद कर लीजिएगा।
49 क्वेश्चन की बात करते हैं। बाघ जनगणना रिपोर्ट 2018 यानी कि क्या, टाइगर सेंसस रिपोर्ट 2018, इसके अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी थी? तो देखिए जो बाघ जनगणना रिपोर्ट थी वो ये कहती है कि 2019 तक भारत में टाइगर्स की जो पॉपुलेशन थी वो थी 2967 यानी कि 2967। ठीक है, उसके बाद ये पूछा गया है कि बाघों की जो कुल संख्या है वो वैश्विक बाघ जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, यानी कि भारत में जितने टाइगर हैं वो टोटल वर्ल्ड में जितने टाइगर हैं उसके पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज बनाते हैं। तो देखिए 70% ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन भारत के अंदर निवास करती है, 70% टाइगर हमारे पास ही हैं। तो यहाँ से जो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए टाइगर्स के बारे में बहुत ज्यादा गवर्नमेंट एफर्ट कर रही है और जिन चीजों को लेकर सरकार काम करती है उनके बारे में प्रश्न बनने की संभावना भी हो जाती है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो टाइगर्स होते हैं ये की स्टोन स्पीसीज होते हैं, इन्वायरमेंट की एक कॉन्सेप्ट है, यानी कि ऐसी स्पीसीज जो अगर सही तरीके से हैं तो इसका मतलब ये माना जाता है कि पूरी की पूरी इकोलॉजी सही तरीके से काम कर रही है। यहाँ पर देखिए 49 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बी हमारा आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, बी, ध्यान रखिएगा आंकड़े को। उसके बाद पूछा गया है बाघों की आबादी किस राज्य में कितनी है, इसके बेस पर आपको क्या अवरोही क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। बाघ जनगणना रिपोर्ट 2018 की आपको रेफरेंस रखनी है। मध्य प्रदेश में कितने टाइगर है, 526। कर्नाटक की अगर बात करें तो इससे सिर्फ 2 कम है, 524। उत्तराखंड में देखिए 442 टाइगर्स हैं और महाराष्ट्र में 312 हैं। तो देखिए अगर लगाएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में तो बिल्कुल यही क्रम बन रहा है आपका, तो जो बी है ये आपका आंसर हो जाएगा। 51वां क्वेश्चन देखते हैं, बाघों की आबादी में वृद्धि के मामले में, अभी देखिए मैंने पॉपुलेशन की बात की थी, अब मैं जो आपसे बात कर रही हूँ वो पॉपुलेशन में ग्रोथ की बात कर रही हूँ। तो ग्रोथ के मामले में टॉप के जो 3 स्टेट है उनमें से कौन सा नहीं आता है, ये प्रश्न में आपसे जो है पूछा गया है। तो देखिए मध्य प्रदेश में जो वृद्धि हुई है ये लगभग 71% हुई है, बहुत अच्छा काम किया है। महाराष्ट्र में ये 64% हुई है और कर्नाटक में देखिए 29% जो है हुई है। और ये तीनों ही जो है बाघों की पॉपुलेशन की ग्रोथ के मामले में टॉप 3 स्टेट के अंदर आते हैं। तो क्योंकि इनमें से कोई भी हमारा उत्तर नहीं है तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। 52 क्वेश्चन की बात करते हैं, किस टाइगर रिजर्व ने पिछली टाइगर जनगणना रिपोर्ट जो 2014 में आई थी उसकी तुलना में सर्वाधिक सुधार जो है दर्ज किया था। एक रिपोर्ट आई 14 में, फिर एक रिपोर्ट आई 2018 में। तो 14 के कंपैरिजन में 18 में कहां पर काफी अच्छा हमें देखने को मिला ये आपको बताना है। तो देखिए तमिलनाडु का जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है इसने सर्वाधिक सुधार, मैक्सिमम इंप्रूवमेंट जो है दर्ज किया है, सी आंसर हो जाएगा। 53वें क्वेश्चन की बात करते हैं, टाइगर सेंसस रिपोर्ट 2018 के आंकड़ों के अनुसार 3 बाघ अभयारण्य ऐसे थे जहां पर कोई भी बाघ नहीं पाया जाता। पूछा गया है कि जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा वो राज्य है जहां पर ये 3 बाघ अभयारण्यों में से कोई भी स्थित नहीं था। तो देखिए बात करते हैं एक एक करके। एक तो कौन सा था, पहला था देखिए आपका बक्सा टाइगर रिजर्व, इसके अंदर एक भी बाघ नहीं मिला था, ये कहां पर है, पश्चिम बंगाल में है। कौन सा है, बक्सा, ठीक है। दूसरा कौन सा था, पलामू टाइगर रिजर्व, पलामू टाइगर रिजर्व कहां पर है, ये झारखंड में है। तीसरा कौन सा था, तो डंपा या दंपा आप कह सकते हैं, ठीक है, दंपा कह लीजिए या फिर डंपा कह लीजिए। तो ये है, इसमें एक भी टाइगर नहीं था, ये कहां पर है, मिजोरम में है। तो देखिए ये 3 राज्य यानी कि पश्चिम बंगाल, झारखंड और मिजोरम, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर ऐसे टाइगर रिजर्व्स हैं जहां पर टाइगर ही नहीं है। अब प्रश्न में पूछा गया है आपको वो राज्य बताना है जो इनमें से नहीं है, तो आपका जो उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा, ठीक है। 53 क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए, ये हो जाएगा आपका ए, उड़ीसा, क्योंकि इसका नाम देखिए नहीं आया है। अब बात करते हैं 54 क्वेश्चन की। पूछा गया है कौन सा पक्षी अभयारण्य यानी कि कौन सा बर्ड सेंचुरी केरल राज्य में स्थित है। घाटप्रभा पक्षी अभयारण्य, घाटप्रभा बर्ड सेंचुरी, ये कहां पर है, कर्नाटक में है। कुमारकोम पक्षी अभयारण्य, कुमारकोम कहां पर है, ये केरल में है।
उसके बाद रंगन थिट्टू पक्षी अभयारण्य ये भी कर्नाटक के अंदर है, और गुडवी पक्षी अभयारण्य ये भी कर्नाटक के अंदर है। तो केरल की अगर बात करें तो देखिए कौन सा कुमारकोम बर्ड सेंचुरी, बी हमारा आंसर हो जाएगा। 55 क्वेश्चन, 4 पक्षी अभयारण्यों में से केरल राज्य में स्थित है, आपको जो है बताना है कौन से वाला। कोल्लेरू कहाँ पर है, तो देखिए कोल्लेरू, मंजीरा और साथ में नीलापट्टू, ये 3 जो बर्ड सेंचुरीज हैं ये कहाँ पर है, ये है आपकी आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र नीलापट्टू तो जो है जब चिल्का लेक आप पढ़ते हैं तब भी इसका रेफरेंस आता है, लेकिन जो छत्तीसगढ़ पक्षी अभयारण्य है ये देखिए केरल में है, ध्यान रखिएगा कहाँ पर है, केरल में। तो यही हमारा जो है सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। आरोविले बोटेनिकल गार्डन ये कहाँ पर है, आरोविले तमिलनाडु में है, सही बात है। सरकारी वानस्पतिक उद्यान ये कर्नाटक में नहीं है, ये कहाँ पर है, ऊटी में है, और ऊटी कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। ठीक है, रॉयल बोटेनिकल गार्डन तो ये देखिए पश्चिम बंगाल हावड़ा में है, ये सही हो जाएगा। गलत विकल्प पूछा गया है, केवल 2 गलत है, तो बी हमारा उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं 57 क्वेश्चन की। पूछा गया है किस पूर्वोत्तर राज्य में जवाहरलाल नेहरू बोटेनिकल गार्डन स्थित है, यानी कि कौन सी वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है जहां पर जवाहरलाल नेहरू बोटेनिकल गार्डन लोकेटेड है। तो देखिए ये है गंगटोक, और गंगटोक कहाँ पर है, तो ये सिक्किम में है, तो सिक्किम इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा पूछा है पश्चिम बंगाल राज्य के किस जिले में आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान यानी कि जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिक गार्डन जो है लोकेटेड है, ये देखिए कोलकाता पश्चिम बंगाल में आता है। ठीक है, तो कोलकाता हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ से प्रश्न का उत्तर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, सिक्किम और कोलकाता। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं 58 क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल राज्य में किस जिले में लॉयर्स बोटेनिकल गार्डन जो है स्थित है। दूसरा क्या पूछा गया है कि कर्नाटक राज्य के किस शहर में पिलीकुला वनस्पति उद्यान अवस्थित है। देखिए लॉयड्स बोटेनिकल गार्डन ये है दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में, और अगर पिलीकुला बोटेनिकल गार्डन की मैं बात करूं तो ये मैंगलोर कर्नाटक में है। यहां से इसका सही आंसर हो जाएगा ए। 59 क्वेश्चन की बात करते हैं, गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए झिलमिल झील संरक्षण रिजर्व, झिलमिल झील कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड में है, सही बात है। ग्रेट इंडियन बोस्टर्ड सेंचुरी महाराष्ट्र में है, ये भी ठीक है। घाटी गांव बोस्टर्ड सेंचुरी ये कहां पर है, मध्य प्रदेश में है, ठीक बात है। बांकापुर मयूर संरक्षण रिजर्व ये देखिए कहां पर है, ये तमिलनाडु में नहीं है, ये कर्नाटक में है। ठीक है, कहां पर है, बांकापुर मयूर संरक्षण रिजर्व कर्नाटक में। गलत विकल्प का चयन करना है, डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है किसके श्रव्य परास यानी कि हाईएस्ट हियरिंग रेंज किसकी सबसे अधिक होती है। हियरिंग रेंज की हम बात कर रहे हैं, किसकी सबसे ज्यादा होती है। देखिए मनुष्य कितना सुन सकते हैं, मनुष्यों की जो रेंज है वो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक है। ठीक है, उसके बाद अगर हाथी की बात करें तो ये 14 हर्ट्ज से लेकर करीब 12,000 हर्ट्ज तक है। उसके बाद बिल्ली की बात करें तो ये 48 से लेकर 75,000 हर्ट्ज तक है। अगर कुत्ते की बात करें तो ये 64 से लेकर 45,000 हर्ट्ज तक जो है सुन सकता है। तो यहाँ से हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, बिल्ली आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए किस जानवर की श्रव्य प्रास सबसे कम होती है, अभी सबसे अधिक पूछा गया था। अब देखिए हियरिंग जो रेंज है शॉर्टेस्ट वाली आपसे पूछी गई है। चूहे की रेंज कितनी है, तो ये करीब 1,000 से लेकर 70,000 तक है। बेलुगा हेल की बात करें तो बेलुगा हेल भी 1,000 से लेकर 1,20,000 तक की रेंज में जो है सुन सकती है। चमगादड़ बैट की बात करें तो ये 7,000 से लेकर 2 लाख तक की रेंज में जो है सुन सकता है। डॉल्फिन की बात करें तो ये 75,000 से लेकर 75 से लेकर करीब 1.5 लाख हर्ट्ज की रेंज तक जो है सुन सकती है। तो यहाँ से देखिए सबसे कम किसकी है, डॉल्फिन की है, क्योंकि कितनी है 75 है। तो यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 62 क्वेश्चन की, गलत विकल्प का जो है आपको यहाँ पर चयन करना है। ठीक है, तो देखिए क्या बोला गया है, शांत दिन में
आप कह सकते हैं शांत क्षेत्र में जब जो है क्या है, साइलेंट जोन है, तो डे टाइम में ध्वनि का स्तर 50 डेसिबल होता है। बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, अब हमें कैसे पता चला? तो देखिए, ध्वनि प्रदूषण विनियम और नियंत्रण अधिनियम 2000 यानी कि नॉइस पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000, इन्होंने हमें बताया है कि कहाँ पर कितना जो है पॉल्यूशन होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम स्टेटमेंट जो है देख रहे हैं। तो अगर बात की जाए साइलेंट जोन की डे टाइम पर, तो ध्वनि का स्तर 50 डेसिबल होता है, सही स्टेटमेंट है। आवासीय क्षेत्र में यानी कि आपका जो क्या है रेसिडेंशियल जोन होगी, वहां पर दिन के समय में ध्वनि का स्तर 55 डेसिबल है, ये भी ठीक बात है। वाणिज्यिक क्षेत्र में यानी कि आपका कहाँ पे, जो कमर्शियल जोन होती है, ध्वनि का स्तर डे टाइम में 60 डेसिबल, ये गलत हो जाएगा क्योंकि 65 डेसिबल बताया हुआ है। औद्योगिक क्षेत्र में यानी कि जो इंडस्ट्रियल जोन होती है, वहां पर दिन के समय ध्वनि का स्तर 75 डेसिबल है, तो ये भी बात ठीक है। तो गलत पूछा गया है, तो देखिए सी हमारा आंसर जो है हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जिसका नंबर है 63। निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्षेत्र में रात में ध्वनि का स्तर 40 डेसिबल होता है, और ये हमें ध्वनि प्रदूषण जो नियम 2000 है उसके अनुसार बताना है। ठीक है, तो यानी कि इस बार आपको बता दिया है कि 40 डेसिबल इसका मतलब होता है, लेकिन पूछा गया है किस तरह की जोन में। तो देखिए, रात में जो शांत क्षेत्र होते हैं, साइलेंट जोन होती है, वहां पे ध्वनि का जो स्तर होता है, नॉइस लेवल जो होता है, वो 40 डेसिबल होता है। ठीक है, तो शांत इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है किस प्रकार के क्षेत्र में रात में ध्वनि का स्तर 70 डेसिबल होता है। तो देखिए, औद्योगिक क्षेत्र जो होते हैं, इंडस्ट्रियल जोन जो होते हैं, वहां पे नाइट टाइम में नॉइस का जो लेवल होता है वो 70 डेसिबल होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 63 में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अच्छा, इससे पहले प्रश्न में हमने 4 स्टेटमेंट देखी थी जो डे टाइम के लिए थी। इस वाले प्रश्न में हमने 2 स्टेटमेंट देखी जो कि नाइट टाइम के लिए है। 2 स्टेटमेंट और देख लेते हैं। आवासीय क्षेत्र में रात के समय जो ध्वनि का स्तर होता है वो 40 डेसिबल होता है। ठीक है, और वाणिज्यिक क्षेत्र में रात के समय ध्वनि का स्तर जो है 55 डेसिबल जो है होता है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सही विकल्प का आपको चयन करना है। जल के विभिन्न रूप दिए गए हैं, उनका पीएच मान दिया गया है। वर्षा का जल, देखिए वर्षा के जल का पीएच जो है 5 होता है। उदासीन जल, न्यूट्रल वाटर जो होता है, ठीक है, वो 7 होता है, ये बात ठीक है। इसके बाद देखिए अम्लीय जल, अम्लीय जल मैंने आपको एक स्केल दिखाया था पीएच का, इसमें क्या होता है 7 जो है बीच में होता है, न्यूट्रल होता है, जो 7 से कम होता है वो एसिडिक चला जाता है, और जो 7 से अबव होता है वो आपका अल्कलाइन चला जाता है। ठीक है, तो अम्लीय क्या होगा, 7 से कम होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। 7 से कम होना चाहिए, तो देखिए यही दिया गया है, सही हो जाएगा। और क्षारीय जो है अल्कलाइन जो है 7 से ज्यादा होगा, ये भी ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब ठीक है, केवल वर्षा का जल जिसका पीएच मान कितना होता है 5 होता है, यही गलत दिया गया है। अब बात करते हैं 65 क्वेश्चन की। 4 टाइगर रिजर्व दिए गए हैं, पूछा गया है इन चारों में से सबसे दक्षिणी कौन सा है। ये देखिए मैप बेस्ड क्वेश्चन है, अगर मैप में देख के लोकेशंस आपको थोड़ा बहुत याद है, ठीक है, या फिर आपको बस इतना भी पता है कि ये जो टाइगर रिजर्व दिए गए हैं किस किस राज्य में पड़ते हैं, तो भी आप एक अनुमान लगा सकते हैं। आइए इस प्रश्न को मैप के जरिए हम जो है सॉल्व करते हैं। मैप में आ जाइए, तो देखिए तेलंगाना का कमाल टाइगर रिजर्व बताया हुआ है, वो यहाँ कहीं तेलंगाना में होगा, इसमें नहीं दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं कि उड़ीसा का सतकोशा टाइगर रिजर्व, तो ये देखिए उड़ीसा का सतकोशा टाइगर रिजर्व हो गया। इसके बाद महाराष्ट्र का तड़ोबा अंधेरी, तो ये महाराष्ट्र का देखिए तड़ोबा अंधेरी हो गया। इसके बाद कर्नाटक का बांदीपुर टाइगर रिजर्व, ये कर्नाटक का बांदीपुर टाइगर रिजर्व हो गया। तो इनको देख के आपको पता चल रहा है ना सबसे साउथ में कौन सा है, तो सबसे साउथ में देखिए बांदीपुर है। इसके अलावा सत्यमंगलम, जिसमें सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई थी, ये देखिए यहाँ दिखाई दिया गया है। कल्लकड़ देखिए वो यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद देखिए मुकुंदरा हिल्स, ये यहाँ पर दी गई है। सरिसका दिया गया है, दुधवा दिया गया है, पीलीभीत है, कॉर्बेट और राजाजी है, बक्सा है, मानस है, औरांग है, काजीरंगा, नामेरी। ठीक है, आप देख सकते हैं कामलांग, पक्के। तो इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। थोड़ा सा इस मैप को बार बार देखेंगे, रिवाइज करेंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किसकी लोकेशन ईस्ट में पड़ती है, किसकी लोकेशन साउथ में पड़ती है, कौन सा वेस्ट में और कौन सा ईस्ट
ईस्ट में है। जैसे जो नेक्स्ट प्रश्न आएगा वो भी देखिए मैप से ही सॉल्व होगा, तो थोड़ा सा यहाँ पर ऑलरेडी देख लेते हैं। कामलांग यहाँ पर है, ये पक्के है। इसके बाद आप देखेंगे तो ये नामदफा है, यहाँ पर नामेरी दिया गया है, और यहाँ पर देखिए आपका काजीरंगा दिया गया है। आइए अब हम चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। निकाल लिया कि जो आपका कौन सा बांदीपुर टाइगर रिजर्व है ये सबसे साउथ में है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगेन 4 टाइगर रिजर्व दिए गए, सबसे पूर्वी टाइगर रिजर्व जो है आपको चुनना है। तो अभी मैंने आपको दिखाया था जो नॉर्थ ईस्ट वाला मैप था, तो जो पक्के टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। उसके बाद मानस टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये कहाँ पर है, ये असम में है। उसके बाद कामलांग टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये भी क्या है, अरुणाचल प्रदेश में है, और ये पक्के टाइगर रिजर्व से ईस्ट की तरफ है, ठीक है। औरांग टाइगर रिजर्व की बात करें तो औरांग देखिए ये भी असम में है। यहाँ से अगर मैं आपको बताऊं कि सबसे पूर्वी टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो ये देखिए कामलांग टाइगर रिजर्व है, तो सी हमारा उत्तर हो जाएगा। 67 क्वेश्चन देखते हैं, गलत विकल्प का आपको चयन करना है, ठीक है। दांडेली अंशी टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है, सही बात है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, ये भी ठीक है। नागजीरा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में, ये भी ठीक है। पेरियार टाइगर रिजर्व ये देखिए तमिलनाडु में नहीं है, ये केरल में है, तो इसीलिए गलत विकल्प का चयन करना है, डी हमारा आंसर हो जाएगा। 68 क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 राज्य दिए गए हैं, पूछा गया है इनमें से किस राज्य में 25 से अधिक वन्य जीव अभयारण्य हैं। तो हमें पता होना चाहिए किसमें कितने हैं। देखिए मध्य प्रदेश में कितने हैं, तो 25 हैं। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो 25 है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो भी 25 है। राजस्थान में देखिए ये 28 है, तो यहाँ से हमारा आंसर निकल के कौन सा हो जाएगा, राजस्थान। 69 क्वेश्चन, 4 वन्यजीव अभयारण्य दिए गए हैं, सब सर्वाधिक पश्चिमी वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है। महानंदा वन्यजीव अभयारण्य या फिर महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में, तो ये तो ईस्ट की तरफ हो गया। इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में, तो ये आपका क्या है, साउथ की तरफ हो गया। उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है, बेसीपल्ली वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ पर है, उड़ीसा में, अगेन ये भी आपका पूर्व की तरफ हो गया, ठीक है। उसके बाद जवाहर सागर वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ पर है, राजस्थान में, ये वेस्ट की तरफ हो गया। तो देखिए अगर आपको सिर्फ ये भी पता है ना कौन सा टाइगर रिजर्व कौन सा नेशनल पार्क किस स्टेट में है, तो भी आप एक अनुमान तो लगा ही सकते हैं कि कौन सा उत्तर इसका होगा। तो यहाँ पे देखिए सी आपका उत्तर हो जाएगा। 70 क्वेश्चन की बात करते हैं, सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिए सबसे पहला कौन सा दिया, रंग पहाड़ वन्यजीव अभयारण्य ये नागालैंड में, सही बात है। नेंगपुई वन्यजीव अभयारण्य ये देखिए मिजोरम में है, कहाँ है, मिजोरम में है, ध्यान रखिएगा। यांगोपोकप्पी लाचो वन्यजीव अभयारण्य ये मणिपुर में है, ठीक है, ये कहाँ पर है, ये मणिपुर में है। पूर्वी कार्बी आंगलोंग वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ पर है, ये असम में है, कहाँ हो जाएगा, असम में। तो क्योंकि सही विकल्प पूछा गया है तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलते 71वां क्वेश्चन, घड़ियाल प्रजनन परियोजना कब शुरू की गई थी। तो देखिए घड़ियाल प्रजनन परियोजना शुरू की गई थी 1975 में, और ये जो योजना है ये दरअसल भारत सरकार की सहायता से सबसे पहले कहाँ स्टार्ट की गई थी, साथ में भारत सरकार के साथ देखिए जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसको संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भी बोला जाता है, उसकी सहायता से जो उड़ीसा है, ठीक है, वहां पर सबसे पहले शुरू की गई थी। अब इन इंफॉर्मेशन के जरिए हम अपना आंसर निकाल ले तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। इतना याद रखेगा घड़ियाल प्रजनन परियोजना में यूएनडीपी ने जो है सपोर्ट किया था। आ जाते हैं 72 क्वेश्चन, कछुआ संरक्षण परियोजना कब शुरू की गई थी, और पूछा गया है ऑलिव रिडले कछुए उड़ीसा के किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। देखिए ऑलिव रिडले कछुए इंपॉर्टेंट है ना, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। अच्छा मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा, ऑलिव रिडले कछुए जब प्रजनन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, तो एक डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर ये बनाते हैं जमीन में गड्ढा खोद के, उसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अब आते हैं अपने प्रश्न पर। तो देखिए कछुआ संरक्षण परियोजना शुरू तो किया गया था इसको 1975 में, और जो उड़ीसा का भीतरकनिका है वहां पर ऑलिव रिडले कछुए पाए जाते हैं। अगर बात करें कौन सी प्रजाति के स्पीसीज के, तो दक्षिण अमेरिकी कछुओं की स्पीसीज प्रजाति से ये संबंधित है, ठीक है। तो 72 का जो है आंसर कौन सा हो जाएगा, सी जो है आपका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
क्या चौथिया पर 3 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संरक्षित क्षेत्र में 90% एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं? देखिए, असम का ये एक नेशनल पार्क है जहाँ पे 90% से भी ज्यादा गैंडे एक साथ मिलते हैं और कई बार जो है उनको रीलोकेट करने की भी बात की गई है, क्योंकि कहा गया है अगर कभी कोई बीमारी फैल गई या फिर जैसे लास्ट टाइम बाढ़ आ गई थी तो हमारी क्या होगी, बहुत सारी पॉपुलेशन को एक साथ नुकसान हो सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये जो 90% एक सींग वाले गैंडे हैं ये दरअसल असम के कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में मिलते हैं। सी इसका आंसर हो जाएगा। 72 क्वेश्चन, गैंडा परियोजना यानी कि जो आपका राइनोसोरस प्रोजेक्ट है ये कब स्टार्ट शुरू किया गया? तो पूछा गया है किस राज्य में एक सींग वाला गैंडा नहीं पाया जाता है। देखिए, गैंडा परियोजना तो शुरू की गई 1987 में। अगर बात करें तो ये मुख्य रूप से असम में, पश्चिम बंगाल में और उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। देखिए, असम के अंदर 4 ऐसे प्रोटेक्टेड एरिया हैं जहाँ पे राइनोसोरस पाए जाते हैं और इनकी चारों जगह पाए जाने वाली टोटल मिला के जो संख्या है वो है 2640। कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरिया में ये मिलते हैं? पोबीतारा वन्यजीव अभयारण्य में, राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान में, काजीरंगा तो आपको याद हो ही गया हो, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान। और इसमें से भी 90% जो है, इस 2640 का 90% जो है वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जो है मिलता है। अब इस इंफॉर्मेशन के बेस पर अपना आंसर निकालते हैं तो 74 का बी हमारा आंसर हो जाएगा। 75 क्वेश्चन, थामिन मर्ग परियोजना। देखिए, थामिन मर्ग क्या होता है, इसके 2-3 अलग अलग नाम है। मैं इसकी एक बार पिक्चर आपको जो है दिखा देती हूँ। सामने जो पिक्चर है ये थामिन मर्ग की है, ठीक है। इसको देखिए ब्रो एंटीलियोड डियर भी कहते हैं। ये क्या है, ये देखिए एंडेंजर्ड है, ठीक है, एंडेंजर्ड कैटेगरी में है और ये साउथ एशिया का एंडेमिक है। एंडेमिक का मतलब क्या है, स्थानिक प्रजाति है, केवल साउथ एशिया में ही ये मिलता है, कहीं और नहीं मिलता है। तो कभी पूछ लिया जाए कि जो आपका थामिन मर्ग है ये अफ्रीका में या अमेरिका में मिलता है, तो जी नहीं, ये केवल साउथ एशिया की एक स्थानिक या एंडेमिक प्रजाति है। जो थामिन मर्ग परियोजना थी ये दरअसल कब शुरू की गई? 1977 में ये शुरू की गई। अगर बात करें थामिन मर्ग ये कहाँ पर मिलते हैं, तो देखिए भारत में मणिपुर में ये मिलते हैं। इतनी इंफॉर्मेशन को ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अपने प्रश्न के उत्तर की ओर। तो यहाँ से हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? डी जो है हमारा उत्तर हो जाएगा। 76 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा घटक अजैविक घटक के अकार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत नहीं आता है? कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। देखिए, ये जो हमारा इकोसिस्टम है ये 2 प्रकार के घटक से मिलकर मुख्यतः बना है। एक होते हैं जैविक, दूसरे होते हैं अजैविक। जैविक को बोलते हैं बायोटिक और अजैविक को बोलते हैं अबायोटिक। देखिए, जैविक को मोटे तौर पर आप समझ सकते हैं जिनमें जीवन होता है और अजैविक जिनमें जीवन नहीं होता। अब देखिए, बायोटिक में तो कौन हो गए, फ्लोरा फ्योना, हम लोग, हम जैविक में चले गए। अबायोटिक को 3 भागों के अंदर विभाजित किया जाता है। एक तो होते हैं आपके भौतिक कारक, ठीक है, तो पहला कौन सा हो गया? भौतिक कारक। दूसरे जो होते हैं वो होते हैं आपके कार्बनिक पदार्थ। क्वेश्चन में भी देखिए पूछा गया है कार्बनिक अकार्बनिक के बारे में। और जो तीसरे होते हैं वो होते हैं आपके अकार्बनिक, ठीक है, इसको पूरा लिख लीजिएगा। तो अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि अकार्बनिक पदार्थों के अंतर्गत क्या नहीं आता। हम समझ लेते हैं तीनों के अंदर क्या क्या आता है। अगर हम अजैविक के भौतिक कारकों की बात करें तो इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, फिजिकल क्या क्या है, तो देखिए सूर्य का प्रकाश हो, टेम्परेचर हो, वर्षा, आर्द्रता, दाब, ये सारे क्या है, भौतिक कारक हैं किसी भी इकोसिस्टम के। अगर देखिए किसी इकोसिस्टम के कार्बनिक पदार्थों की बात करूं तो कार्बन किस किस में मिलता है? कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन, लिपिड, ह्यूमिक पदार्थ, ये सारे होते हैं। अकार्बनिक पदार्थ इसके अंदर क्या क्या आता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, जल, चट्टान, मिट्टी और जो अन्य मिनरल्स हैं। तो अब यहाँ से देखिए, क्योंकि पूछा गया अकार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत नहीं आता, तो आप देखेंगे इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नहीं आता है, ठीक है। किसके अंदर पूछा गया? अकार्बनिक के अंदर। तो अकार्बनिक के अंदर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आता, इसके अलावा क्या नहीं आता? नाइट्रोजन भी नहीं आता, ठीक है। फिर देखिए पूछा गया है कि कौन सा घटक जो है कार्बनिक पदार्थ के अंदर नहीं आता।
कार्बनिक के अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं आएगा, प्रोटीन जो है आएगा, लिपिड आएगा, ह्यूमिक पदार्थ आएंगे। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ। देखिए, इकोसिस्टम में दो तरह के घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। अजैविक को अगेन 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें से एक होते हैं आपके भौतिक कारक, जिनको देखिए फिजिकल फैक्टर्स भी बोला जाता है। इसके बाद आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, अकार्बनिक पदार्थ बोलते हैं। और कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जिनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है बोलते हैं। ठीक है, प्रश्न में पहला पूछा गया अकार्बनिक पदार्थों के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और ह्यूमिक पदार्थ ये नहीं आएंगे, क्योंकि ये ऑर्गेनिक के अंदर आ जाते हैं। फिर पूछा गया कौन सा कार्बनिक पदार्थों के अंतर्गत नहीं आता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, जल, चट्टान, मिट्टी, अन्य खनिज ये नहीं आएगा, क्योंकि ये अकार्बनिक पदार्थों के अंदर आता है। यहां से मैंने जितना भी आपको बताया, तो आप जो आंसर निकालेंगे तो आपका आंसर जो है सी हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नीचे देखिए 4 अक्रिय गैस जो है दी गई हैं, इनमें से कौन सी अक्रिय गैस प्रतिशत के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक योगदान अपना देती है। तो पहले तो हमें चारों का प्रतिशत पता होना चाहिए। नियोन कितना योगदान देती है, तो 0.002% का। ठीक है, इसके बाद हीलियम की अगर बात करें तो 0.0005%, क्रिप्टॉन की बात करें तो 0.001%, और जिनॉन की बात करें तो ये तो काफी कम है, 0.0009%। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम अपना आंसर निकालेंगे तो नियॉन ए जो है हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, कौन सी गैस जो है प्रतिशत के आधार पर वायुमंडल में न्यूनतम योगदान करती है। अभी हमने अधिकतम की बात की थी, कुछ अक्रिय गैसों की बात की थी, अब हम अधिकतम की बात कर रहे हैं। देखिए, ऑक्सीजन कितना योगदान देती है, 20.95%, यानी कि 21% आप मान सकते हैं। ऑर्गन की बात करें तो 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड तो हम सबको पता है ये 0.3633% के लगभग रहता है। हाइड्रोजन की बात करें तो बहुत कम है, 0.0005% रहता है। तो न्यूनतम योगदान किसका हो गया, हाइड्रोजन का हो गया, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा घास का मैदान दक्षिण अफ्रीकी महाद्वीप में पाया जाता है, तो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में। देखिए, जो दक्षिण अमेरिका है वहां पे जो ब्राजील है, ब्राजील के अंदर घास के मैदानों को कंपोज बोला जाता है। दक्षिण अमेरिका में जो वेनेजुएला है वहां पर देखिए घास के मैदानों को लानोस बोला जाता है। उत्तरी अमेरिका में पेरीज जो है बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ से कौन कौन सा हमारा हो जाएगा, तो कंपोज, और इसके अलावा दूसरा कौन सा हो जाएगा, लानोस। तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, ए हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। देखिए, कुछ कंट्रीज दी गई है, वहां पे घास के मैदानों को क्या बोला जाता है ये दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स बोलते हैं, सही बात है। जो कैंटरबरी है ये देखिए न्यूजीलैंड में बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। वेल्स दक्षिण अफ्रीका में बोलते हैं, ये भी बात सही है। तो बी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। 81 क्वेश्चन, किस महाद्वीप में पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। तो देखिए, दक्षिण अमेरिका में जो अर्जेंटीना उरुग्वे है वहां पर घास के मैदानों को पंपास कहा जाता है। फिर पूछा गया किस देश में पंपास घास के मैदान नहीं पाए जाते। अर्जेंटीना और उरुग्वे को अगर आप छोड़ दें तो और नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ से जो आंसर निकल जाएगा सी निकल जाएगा। ठीक है, 82 क्वेश्चन, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। हंगरी में घास के मैदानों को पुस्ताज बोलते हैं, सही बात है। यूरोप और उत्तरी एशिया में स्टेपीज बोलते हैं, ये भी बात ठीक है। अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में देखिए सवाना कहा जाता है, ये भी बात ठीक है। तो कोई भी गलत नहीं है, डी इनमें से कोई भी नहीं हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से देखिए विषम विकल्प का आपको चयन करना है। रोपड़ आर्द्र भूमि कहाँ पर है, पंजाब में। हरिकी आर्द्र भूमि कहाँ है, पंजाब में है। उसके बाद देखिए कांचली आर्द्र भूमि कहाँ पर है, ये भी पंजाब में। होकेरा जो आर्द्र भूमि है, ठीक है, वेटलैंड है, ये जम्मू कश्मीर में है। तो यही हमारा विषम यानी कि ओड विकल्प हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। 84 क्वेश्चन की बात करते हैं। यूनेस्को प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों की जो सूची है उसमें पश्चिमी घाट को कब अधिसूचित किया गया था, आपको जो है ये बताना है। यानी कि वेस्टर्न जो आपके घाट है ना, उनको यूनेस्को की जो नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें कब जो है नोटिफाइड किया गया, ये देखिए 2012 में किया गया था। कब किया गया था, 2012 में। फिर पूछा गया पश्चिमी घाट में कौन से 5 राज्य आते हैं और कौन सा इसमें नहीं आता है। इसको एक मैप के द्वारा समझते हैं, हमेशा के लिए जो है आपको ये याद हो जाएगा।
एरिया यहाँ पर दिखाया गया है ग्रीन कलर से, जो भी है वो वेस्टर्न घाट है। थोड़ा सा देखिए गुजरात का एरिया पड़ता है, महाराष्ट्र का एरिया पड़ता है, गोवा का एरिया पड़ता है, कर्नाटक का एरिया पड़ता है, केरल का एरिया पड़ता है। देखिए यहाँ पर देखिए तमिलनाडु का भी थोड़ा सा एरिया जो है पड़ता है। तो हमेशा के लिए याद रखिएगा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, ये राज्य जो है पश्चिमी घाट के अंतर्गत आते हैं। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। घोषित किया गया था 2012 में, ये तो हमने देख लिया। और कौन सा राज्य शामिल नहीं है, तो देखिए आंध्र प्रदेश नहीं है, बाकी सारे के सारे शामिल हैं। तो इसीलिए जो प्रश्न का उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा, तो हमारा ए हो जाएगा। बात करते हैं 85 क्वेश्चन की। सही विकल्प का जो है आपको चयन करना है। पश्चिमी बंगाल राज्य का जो सुंदरवन नेशनल पार्क है उसको 1985 में भारत यूनेस्को प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों की सूची में अधिसूचित किया गया था। ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ऐसा जो किया गया था वो दरअसल 1987 में किया गया था। ठीक है। फिर हिमाचल प्रदेश राज्य का जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है उसको 2014 में भारत में यूनेस्को प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों की सूची में अधिसूचित किया गया था। ये बात बिल्कुल ठीक है, 2014 में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है यूनेस्को के नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज जो स्थल है उसमें आ गया था। तो यहाँ से हमारा जो आंसर है सही विकल्प कौन सा है, बी। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कौन से स्थलों को वर्ष 1985 में यूनेस्को की प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों की सूची में जोड़ा गया था। तो देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है, ये 1985 में जोड़ा गया। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी असम में 1985। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में 1985। तीनों ही सही हैं, तो सी हमारा उत्तर हो जाएगा। 87 क्वेश्चन की बात करते हैं। असम राज्य निम्नलिखित में से कौन सा जो है असम राज्य का कौन सा हाथी रिजर्व जो पूर्व दक्षिण बैंक भूदृश्य यानी कि जो ईस्टर्न साउथ बैंक लैंडस्केप है इसके अंतर्गत आता है। तो देखिए असम का जो दिहिंग पटकाई हाथी रिजर्व है और अरुणाचल प्रदेश का जो साउथ अरुणाचल हाथी रिजर्व है ये इस दक्षिण पूर्व बैंक भूदृश्य के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर क्योंकि असम का बस पूछा हुआ है तो हमारा आंसर ए हो जाएगा, दिहिंग पटकाई। 88 क्वेश्चन। किस दक्षिणी राज्य का हाथी अभ्यारण्य ब्रह्मगिरी नीलगिरी पूर्वी घाट भूदृश्य के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, यानी कि जो ब्रह्मगिरी नीलगिरी ईस्टर्न घाट लैंडस्केप है इसके अंदर कौन सा नहीं आता है। तो कौन कौन आते हैं, कर्नाटक का देखिए मैसूर हाथी अभ्यारण्य आता है, केरल का वायनाड हाथी रिजर्व और नीलांबूर हाथी रिजर्व आता है, तमिलनाडु का कोयम्बटूर हाथी अभ्यारण्य और नीलगिरी हाथी अभ्यारण्य आता है और आंध्र प्रदेश का रयाल हाथी अभ्यारण्य आता है। तो देखिए कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तीनों ही आते हैं, इसलिए डी इनमें से कोई नहीं हमारा आंसर हो जाएगा। 89 क्वेश्चन की बात करते हैं। धनसिरी लुंडविंग एलिफेंट रिजर्व ये किस क्षेत्रीय भूदृश्य के अंतर्गत आता है। तो देखिए जो आपका काजीरंगा कार्बी आंगलोंग है ये आता है इंटांकी भूदृश्य के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद पूछा गया है कि असम का जो धनसिरी लुंडविंग एलिफेंट रिजर्व है ये कहां पर आता है। तो ये आपका आ जाएगा इसमें क्या बोलते हैं काजीरंगा कार्बी आंगलोंग इंटांकी भूदृश्य। तो 89 का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए पूछा गया है धनसिरी लुंडविंग एलिफेंट रिजर्व किस क्षेत्रीय भूदृश्य के अंतर्गत आता है। तो किसके अंतर्गत आता है, जो काजीरंगा कार्बी एंगलोंग इंटांकी भूदृश्य है, लैंडस्केप है, बी आंसर। 90 क्वेश्चन की बात करते हैं। किस राज्य को एसटीजी इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2020-21 रैंक के मामले में शीर्ष 3 राज्यों में शामिल नहीं किया गया है। देखिए इस एसटीजी इंडेक्स के बारे में बात करते हैं, नीति आयोग के द्वारा ये जारी किया गया है। ये दरअसल हर एक स्टेट और हर एक यूटी की परफॉर्मेंस को मेजर करता है। किसके बेस पे, देखिए टोटल 17 एसटीजीज जो है विश्व के द्वारा अपनाए गए हैं। नीति आयोग इन 17 में से 13 एसटीजी पर यूटीज और स्टेट के परफॉर्मेंस को मेजर करता है और फिर उनके परफॉर्मेंस के आधार पर उनको रैंक देता है और ये होता है एसटीजी इंडिया इंडेक्स के माध्यम से। ठीक है, स्कोर जो दिया जाता है वो 0 से 100% के बीच में दिया जाता है। अब बात करते हैं टॉप किसने किया है। केरला का देखिए फर्स्ट रैंक आया है, हिमाचल प्रदेश की सेकंड रैंक आई है, जो तमिलनाडु है ये थर्ड रैंक पे है और आंध्र प्रदेश की फोर्थ रैंक है। क्योंकि टॉप 3 में कौन नहीं है ये पूछा गया है तो सी हमारा उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं 91 क्वेश्चन की। सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स
ठीक है, कितने हैं टोटल? 17 हैं, मैंने आपको बताया था। इनमें से 4 लक्ष्य नीचे दिए गए हैं, सही मैच आपको करना है। तो देखिए, एसटीजी इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार कौन से लक्ष्य पर कौन सा राज्य ने टॉप किया है, ये आपको बताना है। गरीबी की समाप्ति में टॉप तमिलनाडु ने किया है, सही बात है। भूखमरी से मुक्ति में देखिए केरल टॉप आया है, ठीक है। लोगों के लिए स्वास्थ्य और आरोग्यता में गुजरात ने टॉप किया है, और गुणवत्ता परक शिक्षा में भी देखिए किसने टॉप किया है, तो ये केरल ने ही टॉप किया है। तो यहाँ से हमारा आंसर कौन सा निकल कर आ जाएगा? 91 का ए जो है आंसर आ जाएगा। 92 क्वेश्चन की बात करते हैं। झारखंड राज्य निम्नलिखित में से किस जिले से जंगल बचाओ आंदोलन शुरू हुआ था? देखिए, जंगल बचाओ आंदोलन के बारे में बात करते हैं। जो आदिवासी लोग थे, उनके जो जंगलों पर अधिकार थे, वो धीरे धीरे ब्रिटिश टाइम में क्या है, छीन लिए गए थे। और जब भारत आजाद हुआ तो कहीं ना कहीं यही प्रथा चली आ रही थी। लेकिन जब आदिवासी जागरूक हुए तो उन्होंने अपने राइट्स को रिस्टोर करने के लिए जंगल बचाओ आंदोलन जो मूवमेंट है इसको शुरू किया। ये शुरू हुआ था कब? 1982 में। और ये देखिए, बिहार का जो सिंहभूम जिला था वहां से स्टार्ट हुआ था, लेकिन बिहार का विभाजन हो गया। तो अब ये जो सिंहभूम जिला है ये झारखंड में आता है। तो उत्तर हमारा जो है अगर पूछा जाए तो झारखंड हो जाएगा। तो प्रश्न का उत्तर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? डी, क्योंकि सिंहभूम और 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नर्मदा बचाओ आंदोलन ये कब शुरू हुआ था? तो देखिए, जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था, इसमें सरदार सरोवर डैम बन रहा था। इस डैम की वजह से बहुत सारे लोगों के जो घर और उनकी जो जमीनें थी, उनका जो लाइवलीहुड था वो लॉस हो रहा था। तो इसको लेकर ये आंदोलन शुरू हुआ। एक ऑब्जेक्टिव इसका ये भी था कि जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में जानकारी लोगों को दी जाए, और साथ में लीगल रिप्रेजेंटेशन उन लोगों का हो जो नर्मदा वैली के रेसिडेंट है, ठीक है। इसलिए ये आंदोलन हुआ था। कब शुरू हुआ ये? तो 1985 में देखिए ये शुरू हुआ था। और कौन कौन सा इससे राज्य प्रभावित हुए थे? तो गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो 93 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्योंकि सी क्यों हुआ है? क्योंकि देखिए पूछा गया कौन सा राज्य नर्मदा बचाओ आंदोलन से प्रभावित नहीं रहा था। मैंने बताया गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र प्रभावित रहे थे, राजस्थान नहीं रहा था। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 94 क्वेश्चन, कर्नाटक राज्य निम्नलिखित में से किस जिले में जो है अपिक्को आंदोलन शुरू हुआ था? अपिक्को आंदोलन क्या है? पश्चिमी घाट को बचाने के लिए, वेस्टर्न घाट को सेव करने के लिए शुरू हुआ था। ये लोग कहते थे जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, जो बचे कुचे, कम से कम इसको अब जो है बचा लिया जाए। इसकी शुरुआत हुई थी 1983 से, और संबंधित राज्य था कर्नाटक। दरअसल पश्चिमी घाट के कर्नाटक में जो उत्तर कन्नड़ क्षेत्र था, वहां के ग्रामीणों ने नवंबर 1983 को अपिक्को चले वाली आंदोलन को जो है शुरू किया था। तो अब हमारा यहाँ से आंसर क्या निकल के आ जाएगा? ए हमारा आंसर आ जाएगा। 95 क्वेश्चन पूछा गया है, बिश्नोई आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे और बिश्नोई आंदोलन किस राज्य से शुरू किया गया था? देखिए, बिश्नोई आंदोलन जो शुरू किया गया, एक तो इकोसिस्टम को कंजर्व करने के लिए, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, और ग्रीन लिविंग के लिए, हरित जीवन लोगों का हो, इन ऑब्जेक्टिव्स को लेके जो है शुरू किया गया था। जो अमृता देवी बिश्नोई थी वो इसकी लीडर थी। इसके अलावा गुरु जाम्बेश्वर जो है, उनका नाम भी इस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ये जो बिश्नोई समुदाय है, ये दरअसल जो थार डेजर्ट वाला एरिया है ना, वहां से बिलोंग करता है। और देखिए, बिश्नोई कम्युनिटी के नाम के आधार पर कुछ पुरस्कार भी दिए जाते हैं। अमृता बिश्नोई नाम से इन्वायरमेंट में कुछ पुरस्कार भी चलते हैं। अब 95 क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि प्रमुख लीडर थी अमृता देवी, शुरू हुआ राजस्थान से। 96 क्वेश्चन, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, ये ट्रांसफर कर दी गई है जो आपका पर्यावरण मंत्रालय है उससे गंगा संरक्षण मंत्रालय को। तो ये कब हुआ? तो देखिए 2014 में जो राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण था, उसको पर्यावरण और वन मंत्रालय से जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया है। उत्तर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए कुछ संशोधन, कुछ कन्वेंशन दिए गए, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाना है। किगाली संशोधन किससे संबंधित है? ये देखिए जो आपका HFC है उसको रिड्यूस करने के लिए किगाली संशोधन हुआ था। किसमें हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, ओजोन के संरक्षण के लिए। कब हुआ था ये? 2016 में।
मिनीमाता कन्वेंशन, मरकरी जो पारे का प्रदूषण होता है उसके लिए जो है ये हुआ था, कब हुआ था? 2013 में। रोटरडम जो हजार्डस केमिकल होते हैं, नुकसान देने वाले जो रसायन होते हैं, उनके लिए आया था, कब आया था? 1998 में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएंगे तो 3, 2, 1 ये जो है हमारा आंसर हो जाना चाहिए, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। 98 क्वेश्चन की बात करते हैं, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। स्टॉकहोम कन्वेंशन से रिलेटेड जो है कुछ आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं। स्टॉकहोम कन्वेंशन पीओपीस पे, पर्सिस्टेंट जो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट होते हैं, ठीक है, उन पर जो है एक सम्मेलन था, सही बात है। स्थानीय कार्बनिक प्रदूषकों पर एक सम्मेलन था, ठीक बात है। इसे 2001 में अपनाया गया था, ये भी ठीक है। इसे स्विट्जरलैंड जिनेवा में अपनाया गया था, ये भी ठीक है। ये 2002 में लागू हुआ, गलत बात है। ये देखिए 2004 में लागू हुआ था, तो गलत विकल्प हमारा डी हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। 99 क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कन्वेंशन जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर एक सम्मेलन था? इसे कब लागू किया गया था? तो देखिए जंगली जानवरों की जो माइग्रेटरी स्पीसीज होती हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए कौन सा कन्वेंशन लागू हुआ था? ये हुआ था बॉर्न कन्वेंशन, ठीक है। और ये शुरू कब हुआ? ये हुआ था 1979 में अपनाया गया, और लागू कब हुआ? 1983 में ये लागू हुआ। तो बॉर्न कन्वेंशन किसके लिए? जो माइग्रेटरी स्पीसीज होती हैं उनके लिए। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न हम देख लेते हैं, किगाली समझौते से। देखिए ये संबंधित है, पूछा गया है किगाली समझौता कौन से प्रोटोकॉल में संशोधन था? मैंने आपको अभी बताया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन था। ओजोन के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था, और फिर किगाली जो है एचएफसी को रोकने के लिए आया था। फिर कौन सा प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल है? अगर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की बात करें तो ये हमारा आ जाता है क्योटो प्रोटोकॉल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कब आया? 1997 में इसको अडॉप्ट किया गया। 5 एलिमेंट को लेकर देखिए क्योटो प्रोटोकॉल काम करता है, कभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर, मीथेन को लेकर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड को लेकर, उसके अलावा देखिए जो आपके हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, पीएफसी फ्लोरोकार्बन्स होते हैं, उसके बाद SF6 जिनको क्या बोलते हैं? सल्फर हेक्साफ्लोराइड बोलते हैं। इनको लेकर देखिए क्योटो प्रोटोकॉल में बात हुई थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ से हमारे प्रश्न का उत्तर कौन सा हो जाता है? तो सी हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाता है। ये थी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज देखिए वीडियो में फीडबैक दीजिए, कमेंट करके बताइए, ताकि इसी प्रकार के और वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आते रहूं। अगर आप लोग मोटिवेट करते हैं तो हम लोगों को अच्छा लगता है, और हम और ज्यादा मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में। मैं कोशिश करती हूँ ज्यादा कॉन्सेप्ट्स को आपको समझा दूं, ज्यादा अच्छे तरीके से फैक्ट्स को बताऊं, ताकि वो आपके दिमाग में जो है बस जाए, याद रहें, और आपको काफी हेल्प हो आपके एग्जाम के लिए। तो जरूर जो है अपना लाइक दीजिएगा वीडियो को, और कमेंट कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कीजिएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे जो पेड ग्रुप्स हैं उनकी डिटेल्स जो है दी गई है, उन पर आप कांटेक्ट कर जानकारी ले सकते हैं, आपको एग्जाम में बेहद मदद मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।